कंटिन्यू कर रहे हैं, और जहां हमने वाइंड अप किया था, हमने साइनामाइड प्रोसेस देख लिया था। उसमें हमने नाइट्रोलिम मिक्सचर के बारे में बात की थी, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। हमने ये देख लिया था कि कैल्शियम कार्बाइड जो है, तो हाँ जी बोलिए। PA1 टू PA4 में है ना, वो SME सर बाहर गए होते ना, इसलिए उनके SME सर वापस आए ना, तो एक दो लेक्चर ही हुए नाइट्रोजन फैमिली के। ओके ठीक है, ओके। वेरी फास्ट सर्विस, मतलब वेरी मतलब फास्ट, उनके इतनी जल्दी दूसरे पता टीचर लग आए गया। थे, बट उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए SME सर वापस से पढ़ा रहे हैं उनको शुरू से। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है। और साइनामाइड आयन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इट इज एन आयनिक कंपाउंड जिसमें कैल्शियम के आयन है और CN2 2 माइनस एन आयन है। दिस इज कॉल्ड साइनामाइड आयन। और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस में हो क्या रहा है कि कैल्शियम 2 प्लस वाटर में से OH माइनस गेन कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम केटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। कैल्शियम केटायन के हाइड्रोलिसिस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन CN2 2 माइनस जो आयन है वो वाटर में से कौन सा आयन उठाएगा? यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और मैंने ये कहा था कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 8, और नाइट्रोजन में 7, एटॉमिक नंबर 7। लेकिन जब एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। सो साइनामाइड आयन इज जस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2 विद लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब अगर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो ये वाटर में से कौन सा आयन उठाएगा? N पे नेगेटिव चार्ज है तो वाटर में कोई पॉजिटिव आयन अपने पास H+। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोसाइनिक एसिड देगा। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं, ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन फ्रॉम हियर, कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। और कार्बन और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन को वाटर में से क्या मिलेगा? H या OH? H। दो बॉन्ड ब्रेक करने, तो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन और एक पहले से है, तो यहां से क्या बन के आएगा? अमोनिया। अमोनिया गैस। तो ये एक्चुअल में साइनामाइड प्रोसेस जो है, साइनामाइड प्रोसेस is used as a method to prepare ammonia gas. साइनामाइड प्रोसेस इज यूज्ड एज ए मेथड टू प्रिपेयर अमोनिया गैस, क्योंकि जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करो तो हाइड्रोलिसिस करने पर नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन और मिल जाएंगे, और कार्बन को मिलेंगे 2 ऑक्सीजन, 2 OH। सिमिलरली यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो नाइट्रोजन विल गेट 2H एंड कार्बन विल गेट 2OH। तो चेक करके बताओ प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए? एक तो अमोनिया 2 मोल, पर कार्बन पर क्या आ जाएगा? कार्बन पर तो देयर आर 4 OH विच इज वेरी अनस्टेबल। तो इसमें से कंडेंसेशन करा दो, रिमूव वाटर। फाइनली यहां से क्या बन के निकलेगा? CO2 गैस। अब CO2 गैस है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, दिस इज बेस नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी इनकी। तो फाइनली आपको रिएक्शन के बाद कैल्शियम साइनामाइड से, हाइड्रोलिसिस से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एक तो अमोनिया मिलेगी, और साथ के साथ CO2 बीइंग एसिडिक, calcium hydroxide being more basic, they will react together to form calcium carbonate.
सर हम तो N2 की मेथड प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें तो हमने स्टार्टिंग में N2 ही डाल। N2 की तो प्रॉपर्टीज है अभी, ये N2 की प्रॉपर्टी में आ जाएगा कि अमोनिया बनाना हो तो क्या करना। कहने का ये मतलब था कि ये जो मिक्सचर है ना, नाइट्रोलिन मिक्सचर, ये इसका नाम पता होना चाहिए। नाइट्रोलिन मिक्सचर में कौन से दो कंपोनेंट है, कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में दिस मिक्सचर इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, क्योंकि ये अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई हमसे ये कह दे कि भाई ये रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताई है ना, सिंपल ये शॉर्ट ट्रिक है कि वाटर का H इसे दे दो, इसे OH दो। जब आप आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा कुछ इस तरह से। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर जब कार्बन पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, कार्बन के तो 4 बॉन्ड पहले से। पर क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वाटर का ऑक्सीजन कार्बन की हेल्प करने के लिए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है। द मोमेंट कार्बन पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, नाइट्रोजन विल गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, और ऐसा 2 मॉलिक्यूल के साथ करवा दो, तो यहां पर ये बनेगा क्या, HNCOH। सर आपकी ट्रिक है। सो OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन ने लोन पर डोनेट किया, और अगर ऑक्सीजन ने लोन पर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बन चुका है, इट विल टेक आउट H+, और इसका छोड़ा हुआ H+ किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास। तो फाइनली ये बनेगा क्या, HCHN डबल बॉन्ड C OH NH2 इनॉल। इनॉल। तो फिर यहां पर अब टॉटोमेरिज्म भी होगा। अगर ये इनॉल बन गया तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, और टॉटोमेरिज्म करवाना आपको आता है। तो फाइनली यहाँ का छोड़ा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे माइग्रेट होगा, और ये बन जाएगा NH2 C double bond of NH2. Do you know the name of this? This is well known nitrogenous compound, urea, which is very important component for agriculture industry. इसलिए नाइट्रोलिन मिक्सचर को हम फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि जब ये बनाता है ना अमोनिया, ये जो अमोनिया बना रहा है लास्ट प्रोडक्ट, ये अमोनिया इसके हाइड्रोलिसिस से बन रही है। अगर मैं सेम काम यहां से करूं, वाटर का अटैक इस पे, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल बना दूं, फिर ये लीविंग ग्रुप बन के निकलेंगे ग्रुप। तो आप यहां से भी देख सकते हो, अगर मैंने यहां से बॉन्ड ब्रेकर्स करवाई होती, कार्बन पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन को वाटर का क्या मिलता, OH या H। कार्बन के ऊपर चार्ज चेक करो कौन से, ऑक्सीजन और कार्बन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है कार्बन, तो कार्बन के ऊपर वाटर का कौन सा पार्ट आता, H या OH। और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे H। तो जब आप यहां से बॉन्ड ब्रेकेज करोगे तो वाटर का इसको क्या मिलेगा, H, और इसे OH, फिर इसे H, फिर इसे OH। बताओ क्या चीज बनेगी, चेक करके देखो। H2CO3 and ammonia. H2CO3 decomposes to form CO2, और यहां से अमोनिया बन जाएगी। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, बट रियलिटी में आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए ये फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम इसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो बीच में यूरिया बनता है, यूरिया का फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, लास्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनेगी। सो यूरिया कैन बी यूज्ड एज कंपाउंड which is used to prepare ammonia gas। इसलिए जो सॉइल होती है
बनती है, Sir, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर जैसे साइनामाइड है, आपने फर्टिलाइजर्स को स्प्रे कर दिया मिट्टी के ऊपर, तो जब आप पानी डाल के उसको सिंचाई करोगे फसलों की, यूरिया बनेगा। यूरिया इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। अब जब आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो लास्ट प्रोडक्ट अमोनिया मिलेगा। बट ये मैंने इस तरीके इसलिए बताया ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताई है। रियलिटी में जो मैकेनिज्म है, आने वाले टाइम में अपने ऑर्गेनिक में यही सब पढ़ना है। ये आपका फ्यूचर है केमिस्ट्री का। आपको पता होना चाहिए कि वाटर ने न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले किया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बनकर निकलेगा। जस्ट लाइक नॉर्मल, जिसको आप कहते हो SN2TH का नाम सुना है आपने कभी? Yes, sir. SN2TH टाइप, बिल्कुल उस टाइप की रिएक्शंस चल रही हैं। सो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट यूरिया बनता है। अगर मैं इसका भी फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बनते निकलेगा, और वाटर का अटैक करने से कार्बन पे OH आएगा और ये H लेकर निकल जाएगा। सेकेंड लाइन फिर से वाटर का इस कार्बन पे अटैक होगा, जब तक कि ये सारे NH2 ग्रुप लिविंग ग्रुप बनके ना निकल जाए। और ये क्या बनते निकलेंगे? अमोनिया बनते निकलेंगे। सो फाइनली साइनामाइड प्रोसेस में हमें पता होना चाहिए कि अमोनिया कैसे बनी। अब अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है, तो अमोनिया वाटर के अंदर अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन के एग्जिस्ट करेगी। आप चाहे इसे एक्वस अमोनिया लिख दो, चाहे अमोनियम एंड OH माइनस की फॉर्म में लिख दो, वन एंड द सेम। बट अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान लो कि मैंने यहां स्ट्रॉन्शियम रखा होता, स्ट्रॉन्शियम कार्बाइड होता, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होती, सेम सब कुछ वही होता, नो चेंज, बस जहां जहां कैल्शियम है वहां स्ट्रॉन्शियम होगा। बट अगर मैंने यहां बेरियम रखा होता, अब सिचुएशन बदल जाएगी। हैव यू नोटेड दिस? शायद ये हमने कर लिया था, मेरे को ऐसा लग रहा है। यस सर। Yes, sir. तो अगर यहाँ पे कैल्शियम की जगह बेरियम होता, कैन आई इरेज? Yes, sir. यस सर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड टू नो कि ये नाइट्रोजन की एज ए प्रॉपर्टी भी है और अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी। अब अगर यही बेरियम होता, बेरियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, ये साइनाइड बनाता है, BaCN ट्वाइस। ये प्योर आयनिक कंपाउंड है, बेरियम 2 प्लस CN माइनस। क्योंकि बेरियम का साइज बड़ा है, अगर बड़े साइज का केटायन लोगे तो बनने वाले कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर आएगा। कैल्शियम का साइज छोटा था, छोटे साइज का केटायन बनने वाले कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर लेके आना चाहता है, इसलिए वहां कोवलेंट कैरेक्टर कैरी करने वाला ये एनायन बना, साइनामाइड आयन। बट यहां पर जब बेरियम के साथ रिएक्शन हो रही है, इट फॉर्म बेरियम साइनाइड, प्योर आयनिक कंपाउंड। अगर मैंने इस कंपाउंड को हीट कर दिया अराउंड 600 से 800 डिग्री तक, ये भी अब साइनामाइड बना लेगा, ये भी अब साइनामाइड बना लेगा। अब इसके बाद वही होगा जो आपने यहां पर पढ़ा, लेकिन बेरियम के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करने पे ये नहीं बनता। पहले बेरियम साइनाइड बनेगा, जिसको अगर आप हीट करोगे वो डिकम्पोज करके बेरियम साइनामाइड बनाएगा। इतना करवाने के बाद हमारे नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, एक अननोन क्वेश्चन, मुझे देखना है कि आप क्या करते हो उसमें। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रेजेंट ए क्वेश्चन फॉर यू, और मुझे चेक करना है कि आप उसमें क्या करोगे। आई हैव ए कंपाउंड अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट किया, ए गैस बनी, बी सॉलिड है ग्रीन कलर, अमोनिया गैस। और
मुझे मालूम था कि जल्दबाजी में आप गलत ही आंसर दोगे। नाइट्रोजन सर। A gas N2. when react with O2 at around 2000 degrees Celsius, it forms T gas, which when come in contact with the air produces R gas, which is of reddish brown. कोई गैस रिलीज हुई है, साथ में ग्रीन कलर का मटेरियल बना, जो भी गैस रिलीज हुई है उसको एयर के प्रेजेंस में O2 के साथ अगर मैं हीट करता हूं एट सच ए वेरी हाई टेम्परेचर, एक नई गैस बनती है जिसको एयर के कांटेक्ट में लाने पे रेडिश ब्राउन गैस बनी। आपको बताना A, B, T और R क्या है। सर A N2 गैस, B Cr2O3, T NO और R NO2। ओके, जल्दी से ट्राई करो बाकी सब भी, then I will give solution. सर पहला अमोनिया और टी हो जाना चाहिए NO एंड R इज NO2। So इस क्वेश्चन में आंसर है A is नाइट्रोजन गैस, B is Cr2O3, this is NO and this is NO2। पहले मुझे ये तो एक एज ए क्वेश्चन, जब हमने एक लेमैन की तरह क्वेश्चन देखा तो शायद आपको ये तो ध्यान में आ गया होगा, मुझे लगता है कि ये सही कर लिया होगा क्योंकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया था ताजा तो ध्यान में। लेकिन अगर आपको याद हो तो अपनी फटाफट कॉपी खोलो, अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग पड़ी थी, हीटिंग इफेक्ट पर एक क्लास आई थी। यस सर। उसमें चेक करो अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग की थी, चेक करो अपनी कॉपी में। यस सर। जब पता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ चेक करो डाइक्रोमेट आयन है, क्रोमियम +6 स्टेट में है, तो क्रोमियम +6 स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। तो ये जब रिडॉक्स रिएक्शन में अपना खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो ज्यादा होगा प्रोडक्ट में, नाइट्रोजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगी। तो अगर आपने यहाँ अमोनियम आयन देखा तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो -3 है, तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन -3 में तो कभी नहीं दिखेगी, आप अमोनिया नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और जब भी अमोनियम सॉल्ट का एनायन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और उस रिडॉक्स रिएक्शन में जितना भी अमोनियम से बनने वाला अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। क्रोमियम +6 से +3 स्टेट में जा रहा है, तो अगर क्रोमियम का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नाइट्रोजन का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर नाइट्रोजन का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नाइट्रोजन किस स्टेट में जाएगा? 0 स्टेट में। -3 से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नाइट्रोजन पे 0 चार्ज जाएगा। अब ये जो रिएक्शन आप कर रहे हो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, दिस इज बेसिकली ए नेम रिएक्शन, वी कॉल इट एज बर्कलैंड-आइड प्रोसेस। बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस, इसमें हम एयर को हीट करते वेरी हाई टेम्परेचर।
एयर को अगर मैं बात कर रहा हूं, एयर को हीट करने का पर्पस बेसिकली एयर के अंदर है क्या, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अदरवाइज नाइट्रोजन इज हाईली इनर्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बट अगर आप एक इनॉर्मस हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये काम नेचर करती है जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, बिजली चमकती है बादलों में, जब भी यहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्मिंग, बिजली चमकी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई, तो ये NO गैस बनाएगी। लेकिन हमें मालूम है कि जो NO है दैट इज वेरी वेरी अनस्टेबल इन टर्म्स ऑफ कि अगर उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आ गई तो ये NO2 बन के निकलेगा। और फिर मैंने कुछ ऐसी बात की थी कि NO2 को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा और जो रेन की फॉर्म में गिरेगा। जब मैंने बात उठाई थी एसिड रेन की, एक्चुअल में जब NO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, NO2 वाटर के साथ मिलके नाइट्रोजन +4 स्टेट में है। तो NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स HNO2 and HNO3 both. It is actually mixed anhydride. ये बात BIN में कही थी कभी। मान लो ये नाइट्रस एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। अब आप एक काम करके बताओ, रिएक्ट करवाते हैं, NO2 when dissolved in water, ये दो एसिड बनाती HNO2 और HNO3, क्योंकि नाइट्रोजन +4 स्टेट में है। और अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो ना HNO2 और HNO3 में, बताओ क्या क्या आ रहा है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO2 एंड इन HNO3? चेक इट। +3 +3 एंड +5। व्हाट इज इट्स एवरेज? 3 और 5 की एवरेज क्या है? 4। तो यहां से आपको ध्यान में रहेगा कि जब भी कभी नाइट्रोजन का कोई ऐसा ऑक्साइड हो जो किसी नाइट्रोजन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की एवरेज है, तो जब आपको उसका हाइड्रोलिसिस करना है तो दो प्रोडक्ट जो बनेंगे, एक हाई स्टेट में बनेगा 4 से हाई 5 और एक 4 से लो 3। सर आपने नीचे स्ट्रक्चर बना के क्या समझाया है? कि HNO2 और HNO3 में से अगर मैं वाटर निकाल दूं तो यहाँ NO2 दिख रहा है, 2NO2। यस सर। तो ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, क्योंकि ये दो डिफरेंट एसिड में से वाटर निकालने से बना। मतलब अगर मैंने HNO2 और HNO3 को हीट किया और वाटर निकाला तो मुझे प्रोडक्ट में NO2 मिलता है। ये वही रिवर्स रिएक्शन अब लिखी है मैंने कि जब NO2 को वाटर मिलेगा तो क्या होगा। समझ में आई ये चीज कि HNO2 और HNO3 में से अगर मैंने वाटर निकाल दिया H2, तो इसके डिहाइड्रेशन के बाद आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे, 2 मोल NO2। लेकिन अगर यही मैं NO2 को वाटर में डिसॉल्व कर दूं, बनने वाली NO2 ड्यूरिंग द रेन व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर, तो ये भी दो प्रोडक्ट बनाती है, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। पर हमने ये पढ़ा था कुछ दिन पहले क्लास में, ये चीज मैंने एम्फेसाइज की थी NCERT की रिएक्शन कि HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट HNO3+NO। तो जब ये डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो ये HNO3 और NO बनाता है। इसलिए जब रेन, एसिड रेन की बात उठती है तो हम इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद यही कह रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड बनता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। लेकिन ये जो NO बना है ना, वो फिर से वापस इस रिएक्शन में यूज हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस करेगा। बनने वाला NO और कुछ नहीं करेगा, फिर से एयर से रिएक्ट करके NO2 बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, फिर NO साइड प्रोडक्ट, फिर NO वापस वही काम करेगा। सो इट्स ए साइक्लिक प्रोसेस एक्चुअली। इसीलिए रेन जो होती है, रेन की नेचर एसिडिक है। रेन वाटर की pH 7 से कम होती, नियरली 5.5 से 5.5 to 5.8 के करीब।
इसलिए एसिड रेन में अकेला एक कारण नहीं है कि एसिड रेन इज ओनली बिकॉज ऑफ HNO3। अगर कोई भी ऐसा नॉन मेटल ऑक्साइड, कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक, लाइक SO2 इज एसिडिक, SO3 इज एसिडिक, उनकी वजह से भी सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, वो भी एसिड रेन का कारण बनता है। बट आपसे इस पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है उसे इलेक्ट्रिक स्पार्क की जरूरत क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत This ज्यादा is हाई very, बॉन्ड very- एनर्जी है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान काम नहीं है। लगभग 946 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जो कम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। या फिर अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट लाइट इस बॉन्ड को ब्रेक करने का हेल्प करती है। और अगर हमें लैब में ये रिएक्शन करवानी तो हमें 2000 डिग्री तक हीट करना पड़ता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो बर्कलैंडाइट प्रोसेस में पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो एयर के प्रेजेंस में NO2 में कन्वर्ट होगा। NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनाएगी, जो डिस्प्रोपोर्शनेट करके वापस नाइट्रिक एसिड और NO बनाएगा। बनने वाला NO विल बी यूज्ड एज रिसाइकल्ड। तो ये एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होगी। So basically, how atmospheric nitrogen can be converted into nitric acid by nature. This is one of the way. So हमें ये चीज पता होनी चाहिए। Any query up to here? लेकिन नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए हम इस मेथड को तो फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और वो देनी पड़ेगी, हीट। इलेक्ट्रिसिटी हम थोड़ा जब नेचर के ऊपर छोड़ हाँ मतलब जो अगर हम प्रोसेस करेंगे लैब में फिर तो हीट देनी पड़ेगी। जब हमें करना होगा हम किसी और मेथड से NO बनाएंगे। हम कोई ऐसा मेथड ढूंढेंगे जहां पर इतने हाई टेम्परेचर की जरूरत ना पड़े भी। सर एक कंफ्यूजन थी। हाँ जी सर, ये जो अगर क्वेश्चन में इस फॉर्म के स्ट्रक्चर में दिया हो जैसे कि A से T बना, तो सर A से T बना, हाँ, तो सर इस रिएक्शन में क्या ऐसा कह सकते हैं कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ T ही दिया है, तो कह सकते ये हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं। कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता। हमेशा आपको किसी रिएक्शन में मतलब एक रिएक्टेंट से दूसरा रिएक्टेंट डाला, उस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है। साइड प्रोडक्ट हो सकते हैं कोई और बने, बट जो मेन प्रोडक्ट है वही हमारे उसी पर सवाल बनता है। अब यहाँ पे एक जो चीज आपको पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन गैस का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी लो। ऑलमोस्ट इसका 77 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट लगभग 63.2 केल्विन। एक बार इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करो। नाइट्रोजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए इस केल्विन वाले टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल पर कन्वर्ट करके देखो कितना आता है। ऑलमोस्ट 350। कितना आएगा? माइनस 333। 63.2 माइनस 273 करो, 77 माइनस 273 करो, चेक करो कितना आता है, कैलकुलेशन करके दिखाओ। 210.2 210.2 डिग्री और 197 के करीब। इसलिए अगर आपके पास कभी भी लिक्विड नाइट्रोजन है ना, आप ये सोच सकते हो कि अगर मुझे सपोज करो नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में रखना, अगर मैंने नाइट्रोजन को -197 पे रखा, नाइट्रोजन तो लिक्विड से वेपर बनने के कगार पे खड़ा हो जाएगा। और अगर मुझे नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में ही रखना, तो आप बता सकते हो टेम्परेचर कितना रखना चाहिए ताकि नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में ही रहे, वो गैस फॉर्म में ना जाए। -210 से -197 के बीच में। इसलिए जब लिक्विड नाइट्रोजन होती है ना, इट इज वेरी वेरी कोल्ड, इट्स वेरी वेरी कूल। इसलिए ये चीजों को ठंडा करने में यूज की जाती है। इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, इट इज यूज्ड एज ए कूलेंट। क्योंकि नाइट्रोजन को अगर लिक्विड फॉर्म में रखना है तो टेम्परेचर -210 टू -197 के बीच में होना चाहिए, विच इज वेरी लो टेम्परेचर। इसलिए नाइट्रोजन को चीजों को ठंडा करने में यूज किया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई
कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मुझे लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना है, तो वहां नाइट्रोजन को हम यूज करेंगे। ये छोटे छोटे जानकारी जनरल नॉलेज वाली पता होनी चाहिए। और यही अगर मैं ऑक्सीजन ले लेता, ऑक्सीजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट है लगभग -183 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता कि मान लो हमने एयर को लिक्विफाई कर लिया। जब एयर को लिक्विफाई कर लिया तो आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे पास एयर लिक्विड फॉर्म में है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों लिक्विड फॉर्म में। सपोज आई हैव एयर इन द लिक्विड फॉर्म, मैंने इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है इसका आइडिया आपको अब तक लग चुका होगा कि हम एक लिक्विड के मिक्सचर को हीट करते हैं, पहले एक चीज वेपर बनेगी, फिर उसके वेपर को कंडेंस करके अलग कर लेंगे, फिर दूसरी चीज के जब वेपर बनेंगे फिर उसको सेपरेट कंटेनर में कंडेंस कर लेंगे। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर एयर एक लिक्विड फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम हीट करेंगे इस लिक्विड के मिक्सचर को, मान लो मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है -200 डिग्री, -200 डिग्री पे इन दोनों में से कौन लिक्विड फॉर्म में होगा, एक या दोनों? दोनों। और जैसे -200 से मैंने हीट करना स्टार्ट किया, पहले कौन सा टेम्परेचर अचीव होगा जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, -197 वाला या -183 वाला? -197। अगर मैं टेम्परेचर को -190 तक मेंटेन करके रखूं, किसके वेपर बनेंगे, किसके वेपर नहीं बनेंगे? O2 के O2 के वेपर्स बन जाएंगे, O2 पीछे रह जाएगा लिक्विड फॉर्म में। दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एयर। दिस इज एक्चुअली हाउ वी प्रिपेयर द नाइट्रोजन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम है, तो जब हमने एयर को लिक्विड फॉर्म में रखा है और अगर हम उसे हीट करना शुरू कर देंगे तो नाइट्रोजन के वेपर्स पहले बनेंगे। नाइट्रोजन गेट्स डिस्टिल्ड ऑफ फर्स्ट। In this way you can separate the two different component of the air। और इसी तरह से कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछा जाता है, do you know this ion? Have you ever heard this ion? अजाइड आयन। मान लो ये मेरे पास बेरियम अजाइड है और मैंने इसे हीट किया लगभग लेट से 300 to 400 डिग्री। अजाइड कंपाउंड्स जितने भी होंगे, कोई भी अजाइड हो, हीट करने पर N2 गैस बनाए। अजाइड्स ऑलवेज ऑन डीकंपोजिशन प्रोड्यूस N2 गैस। तो बेरियम और नाइट्रोजन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप खुद बताओ यहां पर क्या बनेगा। अगर नाइट्रोजन निकल गई N3 में से, N2 निकल गया, तो बचने वाला नाइट्रोजन और बेरियम किस किस ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, और फिर फॉर्मूला बताओ। B का +2 और N का -3, Ba2N3। Ba3N2, बेरियम नाइट्राइड, बेरियम इन +2 स्टेट, नाइट्रोजन इन -3 स्टेट। तो बेसिकली अजाइड कंपाउंड्स जो होते हैं, कोई भी कंपाउंड जिसका एनायन अजाइड हो, सो अजाइड्स ऑन हीटिंग, इनफैक्ट ऑन डीकंपोजिशन, प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक हमारे पास अजाइड का भी मेथड है कि अजाइड से हमें नाइट्रोजन कैसे मिलेगी, क्योंकि कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चेक करके बताओ यहां पर कौन सा कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का कितना, हमेशा की तरह +1, तो N3 पर कितना चार्ज आएगा, -1। अगर सोडियम पे +1 है तो N3 पे -1 है, तो ये अजाइड आयन है। और अगर उन्होंने साइन लगा दिया है ट्रायंगल का कि हीट किया जा रहा है, N2 और Na3N। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं, सोडियम अजाइड को हीट करने पे नाइट्रोजन गैस तो बनेगी, पर साथ में सोडियम बनेगा, क्योंकि हमने एस ब्लॉक में ये चीज अगर किसी को ध्यान में हो, ग्रुप 1 के एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते। अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करनी है तो कोई भी और एलिमेंट ले लो, ग्रुप 2 का, ग्रुप 13 का,
ग्रुप 1 के एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, इसलिए यहां पर सोडियम डिकम्पोज करके बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। सोडियम का नाइट्राइड नहीं बनता, दे डोंट रिएक्ट। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 13 के एलिमेंट नाइट्राइड बना सकते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट नाइट्रोजन से मिलके नाइट्राइड बनाए, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर यही लिथियम होता तो वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना सकता है, बिकॉज लिथियम की प्रॉपर्टीज किससे रिजेंबल करती है? मैग्नीशियम से। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना सकते हैं, आप साइड प्रोडक्ट लिख सकते हैं। बट अब अगर ग्रुप 1 का कोई सॉल्ट ले लिया, फिर आपने नाइट्राइड नहीं बनाना। ग्रुप 1 कम एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड एक्सेप्ट लिथियम। This is important question for your NCERT level. सर सीट हाँ जी में बोलिए। सर सीट मुझे मालूम है, में मालूम है। शीट में उन्होंने बेरियम बना के रखा हुआ है, विच इज अगेन पॉसिबल। पर अगर मैं अंडर सर्टेन कंडीशन बेरियम और नाइट्रोजन को रिएक्ट करवा दूं ना, वो नाइट्राइड बना सकता है। यूजुअली हमेशा आपको मेटल मिल जाएगी, बेरियम मिल सकता है, कोई गलत नहीं है, पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी बन सकता है। अच्छा, अब हमने नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो देख लिए। अब यहां पर बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने सिलेबस में एक ही रिएक्शन है, कैल्शियम फॉस्फेट को सैंड से रिएक्ट करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ कोक। कैल्शियम फॉस्फेट को मैंने भले इसको इस फॉर्म में लिखा है, पर एक्चुअली इसमें दो एलिमेंट के ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड और फॉस्फोरस का ऑक्साइड। मुझे बता सकते हो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5। चेक करके देखो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर है -3। तो यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके देखो, +5। +3 या +5? चेक करके देखो, 5। +5। और मैं इस कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्मूला को अगर मैं सिंपलीफाई फॉर्म में देखूं ना, तो यहाँ कैल्शियम का भी ऑक्साइड है, फॉस्फोरस का भी ऑक्साइड है, और आपने फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 बताया। तो मुझे बता सकते हो कैल्शियम फॉस्फेट में अगर मैं इसे सिंपलीफाई फॉर्म में देखूं तो कैल्शियम का भी ऑक्साइड है, फॉस्फोरस का भी ऑक्साइड है, पर फॉस्फोरस का ऑक्साइड +5 स्टेट में। तो मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होगा? P2O5 + CO। कैल्शियम ऑक्साइड एंड P2O5। जरा यहां से चेक करो, अगर मैं यहां पर 3 कैल्शियम ऑक्साइड लिख लूं और P2O5 लिख, क्या ये फॉर्मूला जस्टिफाई हो रहा है? यस सर। चेक करके देखो। हमें मालूम है कि P2O5 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट एज P4O10। तो मैं अगर 2 मोल ये ले लूं जस्ट टू शो दैट इट इज एक्चुअली 6:2 रेशो, और मैं इसे डाइमर की फॉर्म में लिख रहा हूं P4O10। नथिंग इज रॉन्ग, चाहे आप ऐसे देख लो। और अगर मुझे मालूम है कि P2O5 एग्जिस्ट एज P4O10, तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कोफिशिएंट 2 लगा के इसे 6 और इसे 2 P2O5, जिसको मैं लिख दूंगा P4O10। आई होप नथिंग रॉन्ग। डू यू एग्री टू दिस? Yes, sir. अब जब मैं सिलिका के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, सिलिका की नेचर बताओ कैसी है? सिलिका की नेचर Acidic. एसिडिक, बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड। Acidic. ये किससे रिएक्ट करेगा दोनों में से? कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम आपने कभी इसकी रिएक्शन इसके साथ पढ़ी? यस सर, CaSiO3 इसी रेशो में ले रहा हूँ, लाइक इसका कोफिशिएंट 2 रख रहा हूँ ताकि 6 CO प्लस P4O10 है, और यहाँ 6 मोल SiO2 लिया, तो इनकी रिएक्शन आपस में मिलके क्या बनाएगा? कैल्शियम सिलिकेट। पीछे क्या रह जाएगा? ये तो रह गया, ये तो रिएक्ट नहीं हुआ सिलिका के साथ, ये तो वैसे का वैसे ही रह गया, कार्बन कोक। P4O10 बन गया। अब बनने वाले P4O10 के साथ कोक क्या काम करे? कोक की रिएक्शन कभी पड़ी है? अगर रिडक्शन किसी करेगा। साइड से रिड्यूसिंग एजेंट, तो 10CO P4O10 से जब कार्बन रिएक्ट करेगी तो इट विल रिमूव ऑल ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पीछे फॉस्फोरस इज ऑब्टेन। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फॉस्फोरस, कि कैल्शियम फॉस्फेट के साथ सिलिका का रिएक्शन। तो बेसिकली ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी। सिलिका वाज रिएक्टिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट जो मिनरल है उसमें 2 ऑक्साइड्स हैं, तो इसकी बेसिक नेचर और इसकी एसिडिक नेचर मिलके सॉल्ट बना रही है। इसलिए कोक का रिएक्शन P4O10 के साथ होगा, और कोक इज वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट, हमने मेटलर्जी में पढ़ा है। तो कोक विल रिड्यूस P4O10 to finally phosphorus is obtained. This is how method of preparation of phosphorus is there. I hope this is very yes preparation of ammonia, preparation and properties of ammonia. तो अब मैं आपसे सिंपल रिएक्शन पूछूंगा, मैंने नहीं अभी ये बताना कि मैं अमोनिया की प्रेपरेशन बता रहा हूं या अमोनिया की प्रॉपर्टी है। मैं आपके सामने एक अननोन रिएक्शन लिखने लगा, आपने मुझे उसका प्रोडक्ट ट्राई करके देना। कैल्शियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस किया, ए और बी गैस बनी, ए सॉलिड है जिसमें CO2 पास करवाया, व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर्स। इसमें एक्सेस ऑफ इसके एक्वस सॉल्यूशन में CO2 पास की, टर्बिडिटी डिसअपीयर्स। मैं बेसिकली मैं आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस और पी ब्लॉक का फ्यूजन करके कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब आपको बताना व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज टी एंड व्हाट इज फाइनली व्हाई टर्बिडिटी डिसअपीयर्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी अमोनिया, सी कैल्शियम कार्बोनेट एंड डब्ल्यू कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बाइकार्बोनेट। डन? यस सर। यस सर। सबसे होना चाहिए। सर आपने एक्वस क्यों लिखा भाई टर्बिडिटी के आगे? वैसे भी वाटर है ना, वाटर है ना, सब कुछ तो वाटर में ही बन रहा है। गैस तो चली गई, बनने वाला सॉलिड तो वाटर में ही बैठा है। नहीं सर, टी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जो टी बना है वो वाटर में ही तो प्रेजेंट है। इनके रिएक्शन से ए और बी बना, बी उड़ गया, बी एक सॉलिड है जो वाटर में बैठा हुआ है। तो इसका एक्वस सोल्यूशन ही है वो, जिसमें CO2 पास कराई, कुछ बना, टर्बिडिटी आई।
फाइनली इसको CO2 में पास कराया, एक्सेस CO2 पास करवाई, फिर क्या बना? और अगर मैंने यहाँ एक्वस लिखा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो भी आपके हिसाब से T बनना चाहिए ना, T प्लस CO2 प्लस वाटर। अगर मैं यहाँ एक्वस लिख रहा हूं तो T प्लस CO2 प्लस वाटर, या अगर ऐसे नहीं पसंद तो फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ। हाँ सर, अब सही। यहां से देखो चाहे यहां से देखो, एक ही चीज है। बताओ क्या बने? केटायन एंड आयन OH एंड अमोनिया। कैल्शियम +2 नाइट्रोजन -3 स्टेट में। वाटर का कौन सा आयन इसको दूं और वाटर का कौन सा आयन इसको दूं? कैल्शियम को कैल्शियम कैल्शियम इज एसिड, तो इनसे मिलके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के लैब टेस्ट की रिएक्शन, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन यू पास CO2। ये लाइम वाटर है। लाइम वाटर में इनफैक्ट मुझे सॉलिड नहीं बोलना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि लाइम वाटर है, मतलब ये एक्वस सोल्यूशन ही है कोई, जिसमें CO2 पास कराई। बताओ प्रोडक्ट में क्या लिखूं, यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट टर्बिडिटी दिखी। अब इसमें एक्सेस में CO2 और वाटर पास करवाया, वाइट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बन जाए, टर्बिडिटी डिसअपीयर्स। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की चीज जो मैंने P ब्लॉक से रिलेट करवा दी। अब यही अगर आपके सामने रिएक्शन ऐसे आ जाए, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से पूछूं रिवाइज करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट on heating can produce ammonia? Ammonium nitrite, ammonium nitrate, ammonium dichromate, ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium bicarbonate, ammonium carbonate, ammonium perchlorate, ammonium oxalate. Just revision: heating of ammonium salt, decomposition of ammonium salt. Which of the following salt on heating can produce ammonia? आपको बताना कितने में से। ऐसे लिख देता हूं, how many of the following on heating can produce ammonia? Quick revision, सोच के करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। +4 for correct, -1 for wrong. सोच के करो। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने पहले किया भी है। This should not be wrong. क्लोरेट का पता नहीं चल रहा, उससे निकले गया नहीं।
चार आंसर है। सर 3। Yes, sir, 3. EFG. सर मुझे तो एक ही दिख रहा है। करें आंसर? यस सर। Okay, So 5. this is wrong. This will not. This will not. 1 2 3 4 4 is the answer. किसी का ठीक हुआ? यस सर। पर मैं तब मानूंगा 4 सही हुआ जब आपके वही 4 हैं जो मेरे 4 है। यस सर, ओके वही 4 है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी गुड। ये जेई मेंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। जब भी इसका तो मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, जब भी कभी एनाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो अमोनिया रिडॉक्स में हिस्सा लेगा, अमोनियम आयन। तो यहां पर आपको पता है N2 गैस निकालते और वाटर बनेगा, यहां से भी आप वाटर रिलीज करोगे और N2O बनाओगे। पर यहां पर जब एनायन Cl माइनस है या सल्फेट है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड के कंजुगेट बेस है, HCl का कंजुगेट पार्टनर Cl माइनस, H2SO4 का कंजुगेट पार्टनर सल्फेट, इसी तरीके से H2CO3 का कंजुगेट पार्टनर कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। तो कार्बन को +4 स्टेट में ही रहना है, सल्फर को +6 स्टेट में ही रहना है, क्लोरीन को -1 स्टेट में ही रहना है। दे कैनॉट अंडरपरफॉर्म रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए जब आप इनके साथ रिएक्शन करोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी बस। इट विल लूज H+, इट विल गेन H+। तो ये HCO3 माइनस है ना, तो अमोनियम आयन H+ लूज करेगा, ये एसिड का रोल प्ले करेगा, ये बेस का रोल प्ले करेगा। तो इट विल प्रोड्यूस अमोनिया, इट विल गेट H2CO3। सिमिलरली कार्बन को +4 स्टेट में ही रहना है, तो अमोनियम एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अमोनियम आयन विल लूज H+, 2 अमोनियम है, 2 के 2 अमोनियम 2 H+ लूज करेंगे, ये H2CO3 बनकर निकलेगा। सेम ये 2 H+ लूज करेगा, ये H2SO4 बनकर निकलेगा, ये H+ लूज करेगा, ये HCl बनकर निकलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से एनाइन ऐसे हैं जो अमोनियम के साथ रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स। सिमिलरली अगर मैंने फॉस्फेट लिखा होता, सर क्लोराइड में तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना। पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी तो -3 है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। हाउ कैन दे रिएक्ट? नाइट्रोजन भी अपनी लोएस्ट स्टेट में है, क्लोरीन भी अपनी लोएस्ट स्टेट में। तो यहां आप कैसे सोच सकते हो? ये इस रिएक्शन में डाउट है तो मैं सोचूंगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम सब भूल गए। सर ई में अगेन फॉस्फोरस को +5 स्टेट में ही रहना है, तो फॉस्फोरस अपना ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। जब रिडॉक्स नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन, इट विल लूज H+, इट विल गेन H+। तो ये 3 H+ लूज करेगा, ये 3 H+ गेन करेगा, ताकि H3PO4 बन जाए। रिएक्शन वाले पेज में पढ़ा भी था, ऑक्सालेट को हमेशा CO2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, +3 है, और अगर कार्बन को CO2 बन के +4 में जाए नाइट्रोजन भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगी, यहां नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। क्लोरीन को आपको मैंने कितनी बार बोला कि उसको या तो -1 स्टेट में रहना है या +5 स्टेट में रहना है। यहाँ आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो क्या है, +7। और +7 में मैंने बोला हैलोजन कभी स्टेबल नहीं, यानी कि क्लोरीन को अपनी लोअर स्टेट में तो आना है, या तो -1 बन के आए या +5 बन के जाए। इसका मतलब अगर क्लोरीन को अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाना है तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अब अमोनियम सॉल्ट हीट करके N2 गैस बनाएगा। यहाँ भी सर परक्लोरेट वाले में वो Cl+5 में जाएगा फिर -1 में जाएगा, किसी में भी जाए, किसी में भी जाए, पर ये आपका गलत होना ही नहीं चाहिए कि यहां अमोनिया नहीं बन सकती, क्योंकि क्लोरीन को लोअर स्टेट में जाना है तो नाइट्रोजन को हायर स्टेट में जाना पड़ेगा। तो जब भी कभी एनाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, डाइक्रोमेट के साथ अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, तो डाइक्रोमेट आ गया, नाइट्रेट आ गया, नाइट्राइट आ गया, परक्लोरेट आ गया, ऑक्सालेट आ गया, दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
दे विल ऑक्सीडाइज अमोनियम आयन टू N2। बाकी सब में एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होनी 4-5 में है बस, जब क्लोराइड हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो या फिर फॉस्फेट हो। इसके अलावा अमोनियम के कोई भी सॉल्ट होंगे वो डीकंपोज करके N2 गैस ही बनाएंगे, क्योंकि अपने पास 4-5 एनायन ही है जो अमोनियम के सामने हमेशा बेस का रोल प्ले करेंगे। अमोनियम को अगर एसिड का रोल प्ले करना और किसी एनायन को बेस का रोल प्ले करना है तो वो है ही यही Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इनके साथ हमेशा एसिड बेस रिएक्शन करवानी। इट विल लूज H+, इट विल गेन H+। इसके अलावा कोई भी एनायन आ गया अमोनियम के सामने, वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो अमोनिया ऑक्सीडाइज होके N2 गैस में जाएगा। अमोनियम आयन के ऑक्सीडेशन से N2 बनेगा वहां पे। सो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, फ्री के मार्क्स है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की। तो सबसे पहले हमें पता है कि अमोनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अमोनिया इज ए वीक बेस। पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अमोनिया वाटर में ब्रॉन्स्टेड बेस का रोल जब प्ले करेगा तो ये वाटर से क्या करेगा, H+ गेन या H+ लूज। अगर अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व करेगा तो ये वाटर से H+ गेन करके क्या बनाएगा, अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक्वस अमोनिया, अमोनिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, एक्वस अमोनिया एग्जिस्ट एज सॉल्यूशन में, अमोनिया एग्जिस्ट एज NH4+ एंड OH-। तो अमोनिया का सॉल्यूशन बेसिक नेचर का, क्योंकि इसके अंदर OH-। अब अगर सिंपल रिएक्शन आपके सामने आ गया, FeCl3, जिंक क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। अगर इसको एक्वस अमोनिया में डाला तो एक्वस अमोनिया जब भी कभी लिखा है बाय डिफॉल्ट आपके पास है अमोनियम एंड OH-। बाय डिफॉल्ट एक्वस अमोनिया ट्रीट इट लाइक अमोनियम एंड OH-। तो जब यहां पर अमोनियम एंड OH- है तो करवाओ रिएक्शन के टाइनेनाइन। तो प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। Fe+2 में नहीं जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों होगी, जब सॉल्यूशन बेसिक नेचर का एसिड बेस रिएक्शन, तो जब OH- बैठा है विच इज रेडी टू प्ले द रोल ऑफ अ बेस, तो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड फाइनली डिहाइड्रेट होकर डीकंपोज करके क्या फॉर्म में लिखूं, इसका डिहाइड्रेशन करके दिखाओ क्या बनेगा, Fe2O3। तो जो वाटर निकलेगा वो साथ में रस्ट की फॉर्म में, आप इसे चाहे फेरिक हाइड्रोक्साइड लिख दो, बट आपको पता होना चाहिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चाहे आप फेरिक हाइड्रोक्साइड लिख दो, अगर आप इसका डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लिखोगे तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बोलना चाहिए हमें से, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक के साथ रिएक्शन करवाओ, एक्वस अमोनिया तो NH4+ एंड OH-। तो चेक करके बताओ यहां पर क्या बनाओगे प्रोडक्ट, जिंक हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनियम क्लोराइड। यहां रिएक्शन करके दिखाओ, एक्वस अमोनिया तो अमोनियम प्लस OH-। तो प्रोडक्ट बताओ क्या लिखूं, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में क्रोमियम किस स्टेट में है, +3, कलर बता सकते हो, ग्रीन कलर के PPT।
ग्रीन कलर के पीपीटी। अब फटाफट मुझे रिकॉल करके बताओ, मैं किसी राइम को लिख रहा हूं, किस पर्पस के लिए थी ये? एम्फोटेरिक। जिन मेटल्स के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। तो अगर यहां पर अगर कोई आपको ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो कि एम्फोटेरिक, जिसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, तो वो एसिड या बेस उसके ऑक्साइड या इसका हाइड्रोक्साइड एसिड और बेस दोनों में डिसॉल्व करेगा। तो यहां जब मैंने आपके सामने लिखा, कोई आपको एम्फोटेरिक दिख रहा है? जिंक और क्रोमियम दोनों। जिंक एंड क्रोमियम। तो अब जो चीज समझने वाली है, ये हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक है। अगर ये हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है तो वो OH माइनस की एक्सेस कंसंट्रेशन में डिसॉल्व कर जाएंगे। लेकिन इनको OH माइनस की अगर इनको OH माइनस की कंसंट्रेशन मतलब अगर इनको OH माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, तो OH माइनस हैज टू बी टेकन इन एक्सेस। इसलिए ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है या क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि अमोनिया वीक बेस है, वीक बेस से आने वाला OH माइनस एक्सेस में नहीं हो पाता, इसलिए बनने वाले हाइड्रोक्साइड OH माइनस के साथ यहां कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते। द रीजन इज कि अमोनिया से मिलने वाले OH माइनस की कंसंट्रेशन इज वेरी लेस। सो द आइडिया इज कि जब भी कभी आपके सामने कोई ऐसा केटाइन दिख गया जो एम्फोटेरिक, जिसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है, अगर उसको OH माइनस मिला एक्सेस में, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता हुआ डिसॉल्व कर जाएगा पीपीटी। दिस इज व्हाइट पीपीटी, दिस इज रेडिश ब्राउन। अगर इन कंपाउंड्स को OH माइनस मिला एक्सेस में, they can dissolve in excess OH minus, but excess OH minus weak base से नहीं मिलता। इसलिए अगर मैंने इनके पीपीटी में एक्वस अमोनिया एक्सेस में डाली, नथिंग विल हैपन। लेकिन अगर यहां पर मेरे पास सपोज निकल क्लोराइड होता, कोबाल्ट क्लोराइड होता, इनका एक्वस सॉल्यूशन होता, एक्वस अमोनिया में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जब एक्वस अमोनिया लिखा है तो हमारे लिए ये NH4 प्लस और OH माइनस है। इनकी रिएक्शन करके दिखाओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? एक्वस अमोनिया इज नथिंग बट अमोनियम एंड OH माइनस। तो निकल से NiOH whole twice, NiOH whole twice, NH4Cl, COOH twice, अमोनियम क्लोराइड, इनके पीपीटी बनते। कोई बता सकता है निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 है, उसका कोई कलर याद है कभी क्वालिटेटिव एनालिसिस में? ग्रीन। और कोबाल्ट के लिए कभी कोई कलर बताया? ब्लू तब जब वो एनहाइड्रस हो, और अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में, अगर मैंने बोला कि कोबाल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में, मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में था। जितने भी ट्रांजिशन मेटल आयन आपको दिख रहे हैं ना इस वक्त, जितने भी ट्रांजिशन मेटल आयन दिख रहे हैं, मैंने भले क्रोमियम क्लोराइड की फॉर्म में रखा है, पर रियलिटी में ये एक्वस मीडियम है, क्रोमियम के साथ वाटर लिगेंड है। ये ऐसे है असल में, ये क्रोमियम +3 स्टेट में अकेला नहीं है, उसके अराउंड वाटर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए। ये निकल +2 स्टेट में अकेला नहीं है, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए। जब भी कभी ट्रांजिशन मेटल का कोई सॉल्ट पानी में डिसॉल्व कर जाता है, जल्दी से मुझे वो राइम बताओ। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट कॉपर इन +1 स्टेट, सिल्वर, लेड, एंटीमनी, बिस्मथ, मर्क्यूरी इन +1 स्टेट।
तो क्या इनके क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होंगे या पीपीटी फॉर्म में? सॉल्युबल। सॉल्युबल है। इसका मतलब जो मेटल आयन है वो वाटर के कांटेक्ट में, बिकॉज दे आर इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। इसलिए कभी ट्रांजिशन मेटल का कोई सॉल्ट एक्वस फॉर्म में लिखा है, और अगर वो सॉल्युबल है तो वो आपकी आंखों को दिख रहा होगा कि क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, पर एक्चुअल में नहीं है, वो हेक्सा एक्वा क्रोमियम ट्राइक्लोराइड। ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बैठे हुए, और हमने पढ़ा था जब वाटर, तो इनका एक्वस सोल्यूशन कोई ना कोई कलर जरूर दिखाएगा। इसलिए कोबाल्ट अगर +2 स्टेट में है लेकिन वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, वाटर के साथ है, तो वो पिंक कलर का है। सर आपने बोला था कि ये Na का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 फिर तो उसका वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें वो उसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, आपने 6 लिखा है। हमेशा हर बार तो नहीं होता कि जो +2 स्टेट में वो +4 में ही जाएगा। अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया होता CN, तब मैं रखता उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि तब उसको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना है। बट निकल में तो वाटर अमोनिया के साथ इन coordination जनरल number 6 ही होता है ना। इन जनरल वाटर के साथ वो हमेशा +2 फॉर्म में अगर देखेगा तो आपको 6 या 4 दोनों स्टेट में दिख सकता है। 6 में रहने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा ऑक्टाहेड्रल फील्ड के कारण। अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो पीपीटी बने हैं ना, जो अब से क्वेश्चन, एक्सेस अमोनिया डाली, इसमें एक्सेस अमोनिया डाली, ये पीपीटी डिसॉल्व कर गए। इसमें एक्सेस अमोनिया डाली, पीपीटी पार्शियली डिसॉल्व हुआ, पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ। एक्सेस अमोनिया डाली, नथिंग हैपेंड। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि किस मेटल का हाइड्रोक्साइड जब बनेगा OH- के साथ, जिस भी मेटल का हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में पीपीटी बनेगा, कौन एक्सेस अमोनिया डालने में डिसॉल्व करेगा, कौन नहीं करेगा। तो आपने ये हमेशा निशानी के तौर पे रखना है। जिन मेटल आयन के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक है, लाइक क्रोमियम, जिंक, उनके पीपीटी को अगर मैं एक्सेस अमोनिया प्रोवाइड करूंगा तो दे विल नॉट गेट डिसॉल्व। यानी कि जिंक का हाइड्रोक्साइड क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड के पीपीटी एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इनके पीपीटी एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है। अब ये क्यों डिसॉल्व करेंगे? पीपीटी बन रहे हैं और अमोनिया एक्सेस में डाली, पहले भी अमोनिया डाली, समथिंग इज एडेड, पीपीटी बना, फिर से वही चीज डाली, पीपीटी डिसॉल्व हो गई, कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है। अब अमोनिया अपना, अब अमोनिया लिगेंड की काम में दिखाएगी, लिगेंड का रोल प्ले करेगी। और ट्रांजिशन मेटल आयन की जो पहली सीरीज है, 3D सीरीज, उसमें हर मेटल आयन के साथ अमोनिया का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, एक्सेप्ट कॉपर एंड जिंक। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D9 D10 होगी, वो हमेशा टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे अमोनिया के साथ। लेकिन अगर जब तक कॉन्फ़िगरेशन D9 या D10 नहीं है, वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो अगर कोई कहेगा कि भी इसके हाइड्रोक्साइड को एक्सेस अमोनिया में पास किया, तो अमोनिया विल एक्ट एज ए लिगेंड, इट विल फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। 36 कोऑर्डिनेशन नंबर कलर चेंज हो जाएगा ग्रीनिश ब्लू। खाली अमोनिया के साथ होगा 6 3D सीरीज का? वाटर में भी तो आया ना, मैं बोल रहा हूं अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, एक्सेप्ट फॉर कॉपर और जिंक। यही कोबाल्ट है, एक्सेस अमोनिया में अमोनिया के साथ ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपने इसके बारे में ट्रांजिशन मेटल आयन में खास चीज पढ़ी थी कि कोबाल्ट के पास D7 कॉन्फ़िगरेशन है, अमोनिया इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज करा के कोबाल्ट को +3 फॉर्म में ले जाता है। क्योंकि कोबाल्ट के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा इसके इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट जो +2 में है वो +6 में आ जाएगा, अब +D7 से D6 कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट फॉर्म्स ब्राउन कलर।
क्रोमियम का हमेशा +3 स्टेट में सोल्यूशन में कलर +3 फॉर्म में क्रोमियम ग्रीन है, लेकिन अगर यही क्रोमियम वाटर के कांटेक्ट में +3 स्टेट में इट इज वॉयलेट। इसलिए ये अपने आप में एक लैब टेस्ट बन गया क्रोमियम आयन का, जो आने वाले टाइम में हम पढ़ने वाले क्वालिटेटिव एनालिसिस में, कि क्रोमियम +3 वाटर की प्रेजेंस में +3 स्टेट में वायलेट कलर का दिखता है, पिंक पर्पल कलर का पीपीटी दिखाता है। वही ग्रीन कलर का सोल्यूशन ब्लूइश ग्रीन बन जाता है जब आप इसमें फर्दर एक्सेस अमोनिया डालने से नथिंग ऑब्जर्वेशन इज देयर। तो हमें ये चीजें जनरल नॉलेज के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर ओनली फॉर जेई एडवांस, नॉट फॉर जेई मेंस वाले नहीं ये चीज पूछने वाले। जेई एडवांस के लिए पता होनी चाहिए कि किसके पीपीटी एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि अमोनिया भले ही बेस का रोल प्ले कर रहा है, पर हमें भूलना नहीं चाहिए अमोनिया लिगेंड भी है। और ये चीज आपको कब करवाई गई थी कोऑर्डिनेशन में, आई एम श्योर ये भूल चुके हो। जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता था कोबाल्ट विद दिस, आपसे पूछी जाती थी कोबाल्ट की हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आके ये चीज ठीक करवाई थी। आपको ये शीट में क्वेश्चन था कि क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, और शीट में इसका आंसर दिया हुआ है डायामैग्नेटिक, जबकि कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन +2 स्टेट में D7 है, क्योंकि ये अमोनिया वीक WFL की तरह करता है। उसका रीजन ये दिया था कि अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो अमोनिया कोबाल्ट को +2 से +3 स्टेट में ले जाती है, और ये D7 से D6 बन जाता है। पर वो तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये है डायामैग्नेटिक, ये अनस्टेबल है सोल्यूशन में। पर कोबाल्ट के सामने जब अमोनिया आता है, जब भी अमोनिया किसी ऐसे मेटल आयन के साथ आता है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D7 है, वो D7 से D6 फॉर्म में ले आता है, क्योंकि इसकी CFSE वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आती है। ये पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक दिखेगा। ये क्वेश्चन आपकी शीट में था, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही था कुछ। और बहुत सारे बच्चों ने ये मुझे डाउट भेजा था, आईपी वाले तो पागल हो गए थे, वो तो भेजी जा रहे थे इसी क्वेश्चन को, सर हमें सर ने इसे पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बताया और मैंने क्लास में इसे पैरामैग्नेटिक बताया, तो हम क्या करें। रियलिटी में सर ने इसे गलत नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने इसका एक्चुअल बताया था कि अमोनिया कोबाल्ट को ऑक्सीडाइज करके इस फॉर्म में लेके आता है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक बन जाता है D6 में। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करती है जब भी मेटल आयन के साथ +3 स्टेट हो, लेकिन जब तक कोबाल्ट +2 स्टेट में, ये D7 स्टेट में, अमोनिया विल रिएक्ट विद दिस। अगर किसी ने सिंपल इसके बारे में पूछा, ये पैरामैग्नेटिक दिखेगा आपको। जैसे ये D7 से D6 बनेगा, कोबाल्ट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोबाल्ट +3 में आएगा, तो ये डायामैग्नेटिक बन जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं रिकॉल करवा रहा हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन। क्रोमियम के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? कुछ नहीं, क्रोमियम के साथ अगर कभी कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, तो एक्सेस ऑफ OH- के साथ बनेगा, क्योंकि क्रोमियम एम्फोटेरिक की नेचर में है। तो क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। अगर मैं इसको OH- एक्सेस में दे दूं, ये OH के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्रोमेट बना लेगा। क्यों? हमने पढ़ा नहीं था, जब मीडियम बेसिक होता है तो क्रोमियम से क्रोमेट बन जाता है। यस सर। सो द आइडिया इज, हाँ सर लेकिन अगर हम एक्वस अमोनिया दे रहे हैं तो फिर एक्वस अगर अमोनिया एक्सेस में हो गई फिर तो OH भी एक्सेस में हो जाएगा, OH-। बना ही नहीं पाती अमोनिया उतना OH-। अमोनिया से OH- उतना बन ही नहीं पाता कि इसका KSP, मतलब इसके QSP को KSP से कम करके वापस PPT को डिसॉल्व कर दे। इसको OH- एक्सेस में अगर चाहिए तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, लाइक NaOH। वीक बेस इज नॉट इनफ सोर्स ऑफ OH- to dissolve its precipitate. मतलब इनसॉल्युबल रहेंगे एक्सेस अमोनिया में, तीनों के तीनों पार्शियली सॉल्युबल टाइप, पार्शियली सॉल्युबल। ये ऐसे कैसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसको। तो अमोनिया की हमने प्रॉपर्टीज में प्रेसिपिटेशंस देख लिए। अब सिंपल क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कर चुके हो,
nothing is new for you. Copper plus 2, zinc plus 2, silver plus 1, cadmium plus 2, इन सबके लिए अमोनिया एक्ट एज ए लिगेंड। इन सबके पीपीटी अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिकॉल करा दूं, कॉपर सल्फेट को अगर अमोनिया में डाला, CuNH3 होल ट्वाइस प्लस, गलत, श्विट्जर रिएजेंट। अगर किसी ने मेरे से पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन तो उसने इसका नाम भी सुना होगा कॉपी में। कॉपर प्लस 2 अगर है तो फिर मेरी वाली टेक्निक वापस यूज हो जाएगी, जितना ऑक्सीडेशन नंबर डबल कोऑर्डिनेशन नंबर। और अभी मैंने बोला भी था कॉपर और जिंक आ जाए तो अमोनिया का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो कॉपर 2 प्लस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। यही अगर सिल्वर आ गया, AgCl के पीपीटी हमने पढ़ा भी था क्वालिटेटिव एनालिसिस में, बीज आर वाइट, बट जब आप इसे अमोनिया में डालते पीपीटी डिसॉल्व्स। बता सकते हो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? सिल्वर पे प्लस NH3 प्लस, Ag NH3 प्लस, NH3 ट्वाइस पूरा प्लस चार्ज। Cl। सिमिलरली अगर जिंक का कोई कंपाउंड आ गया, जिंक सॉल्ट्स, एक्सेस अमोनिया में, जिंक का कोई कंपाउंड है, पीपीटी है, उसे अमोनिया में डाला, इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स ZnNH3 जितना ऑक्सीडेशन नंबर डबल कोऑर्डिनेशन नंबर। जिंक की तरह कैडमियम आ गया, जिंक की फैमिली में अमोनिया के साथ दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। सो अमोनिया की प्रॉपर्टी क्या है? अमोनिया कैन एक्ट एज ए लिगेंड। इसलिए अगर क्यूप्रिक आयन हो, जिंक आयन है, सिल्वर आयन है, कैडमियम आयन है, उनके साथ ये हमेशा अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हुए उनके प्रेसिपिटेट्स को डिसॉल्व करवा सकती है। मुझे जिंक नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि मैंने अभी आपको बोला भी था कि जिंक एम्फोटेरिक है, ये नहीं कर पाएगा। सॉरी, ये मिस्टेक थी मेरी। जिंक हटाओ, जिंक तो एम्फोटेरिक होने के कारण, हाँ जिंक नहीं होगा तो कैडमियम भी नहीं होगा, सेम ग्रुप के। नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसा किसने कह दिया? ये कौन सा लॉजिक लगा दिया? क्या सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड, क्या ये भूल गए? हाउ कैन यू आस्क दिस स्टेटमेंट कि जिंक से जब हम कैडमियम और मरकरी में आएंगे, डाउन द ग्रुप 4D सीरीज से 5D और 6D में आएंगे, हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा। हाँ सर। तो वो तो कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी कैडमियम मरकरी में तो जिंक से ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो 5D 6D सीरीज के हैं। उनके साथ तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेंगे। बनने वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी तो बढ़ जाती है जब मेटल आयन 5D और 6D सीरीज का हो। सो हाउ कैन वी से कि भी कैडमियम के साथ नहीं ऐसा होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिक्स करो, तभी आपको सच में असली फ्लेवर पता लगेंगे केमिस्ट्री के। अब यहां पर हम एक रिएक्शन लिखने वाले हैं जो आप जेई मेंस तक लेवल के लिए क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो जेई मेंस लेवल तक। एक्चुअल में अमोनिया के साथ जब हेलोजन का रिएक्शन होता है तो दो तरह से रिएक्शन हो सकती है। हेलोजन कैन प्ले द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हेलोजन कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ, मतलब हेलोजन और अमोनिया के साथ अमोनिया कैन प्ले द रोल ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल, यानी कि लुइस एसिड का रोल भी प्ले कर सकता है। अमोनिया के साथ मान लो मैंने क्लोरीन की रिएक्शन करवाई,
तो दो तरह से रिएक्शन हो सकती है। किस कंडीशन में कौन सी होगी ये क्वेश्चन में बताया जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बता सकते हो नाइट्रोजन -3 स्टेट में, अमोनिया की ऑक्सीडेशन से मैं हर बार क्या बनवा रहा हूं, N2 गैस। अगर N2 गैस बनेगी तो इसका हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो 6 3 to the 6 और 6 HCl। अगर ये एसिड बने, अमोनिया की नेचर एसिडिक बेसिक, तो इसलिए अमोनिया HCl के साथ मिलके रिएक्शन करके क्या बनाएगी, HCl के साथ मिलके अमोनियम क्लोराइड बनाएगी। इसलिए जब आप इस रिएक्शन को अगर ओवरऑल बैलेंस करें, अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास 8 अमोनिया विद क्लोरीन प्रोड्यूसिंग N2 एंड अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे अमोनिया क्लोरीन के साथ रिडॉक्स रिएक्शन में जा रही, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले अमोनियम सॉल्ट्स के साथ हीटिंग में ये चीज देखी भी है कि जब भी अमोनिया के सामने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन होके N2 में जाएगा। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर द रिएक्शन। लेकिन ये जरूर है अगर HCl बना है तो वो HCl की फॉर्म में नहीं रहेगा, अमोनिया बेस है, एसिड के साथ मिलके अमोनियम क्लोराइड जरूर बना देगी। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास क्लोरीन और अमोनिया का अगर मैं रेशो देखूं 1:3/8 हो। अगर मैं ये देखूं कि अमोनिया 8:3 रेशो में है ना, तो मैंने उसे 1:3/8 बोला। लेकिन अमोनिया क्लोरीन के साथ अंडर सर्टेन कंडीशन एक और रिएक्शन कर सकता है। SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अमोनिया अपना लोन पेयर क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में रख दे। डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास नहीं है पर क्लोरीन के पास है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करे, न्यूक्लियोफाइल बनके इस पे अटैक करे, इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर रखने अगर जाएगा तो इसे निकलना पड़ेगा। तो यहां प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, NH3Cl। चार्ज बताओ, अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव Cl माइनस। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इस बॉन्ड पेयर के, तो इससे क्या निकल के बनेगा जिसको ये कैच करे, HCl। और साथ में क्या बनेगा, NH2Cl। तो आप देख रहे हो अमोनिया की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ हुई तो अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया। क्या मैं इसे बोल सकता हूं ऑर्गेनिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। और अगर अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो अगर मैंने क्लोरीन एक्सेस में ले ली, क्लोरीन एक्सेस में, तो ये फिर से इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर से इसका एक H हट के एक Cl लग जाएगा, क्योंकि जैसे एक H हटा यहां से एक Cl आ गया। तो अब अगर अगले स्टेप में मैं फिर से इसकी रिएक्शन करवाऊं, इसी का रिएक्शन इसके साथ, तो आप बता सकते हो क्या बनेगा। अगर क्लोरीन एक्सेस में मैंने ले ली तो NHCl2 फिर से करवाओ, इसका रिएक्शन NCl3। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ अगर करवाई तो हो कुछ नहीं रहा, NCl3 बन रहा है और HCl बन रहा है, 3 मोल, 1 मोल HCl, 2nd मोल HCl, 3rd मोल HCl, 1 मोल HCl, 2nd मोल and 3rd मोल। दिस इज सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड बन गए,
जो पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ा रहा था। लेकिन ये तब हुआ जब इनका रेशो क्या रखा, 1:3। अब मुझे पहले ये बताओ, जब मैं अमोनिया की रेशो 1 रख रहा हूं और क्लोरीन 3/8 है, 1 मोल अमोनिया के लिए 3/8 मोल क्लोरीन, और 1 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल क्लोरीन, कहां क्लोरीन एक्सेस में है, इस रिएक्शन में या उस रिएक्शन में? राइट वाली में। तो जब भी क्वेश्चन में ये लिखा आया कि अमोनिया और क्लोरीन का रिएक्शन है, तो आपको क्वेश्चन में ये जरूर बताया जाएगा कि क्लोरीन एक्सेस में है या लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो यू विल डू दिस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिडॉक्स रिएक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आई कि कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, कब रिडॉक्स करना है? तो जब अमोनिया के साथ क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है, अमोनिया कैन प्ले द रोल ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, और बनने वाले प्रोडक्ट का फिर से रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाओ, फिर से जो बने फिर से क्लोरीन के साथ, जब तक कि अमोनिया के सारे हाइड्रोजन हट के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन से ना रिप्लेस हो जाए। तो व्हेन क्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस, you will get NCl3, नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स। लेकिन ये जितने भी ट्राइहेलाइड्स बनेंगे, we should not forget, मैंने पिछली क्लास में बोला भी था, they all are unstable। और अगर आप अपने नोट्स में देखो या किसी ने रिवाइज किया हो, तो मैंने इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये बताई थी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। किसी को ध्यान है मैंने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया था ये ऑर्डर? जरूरी थोड़ा ना कि नाइट्रोजन NCl3 हो, आयोडीन का साइज बड़ा हो रहा है, आयोडीन का साइज बड़ा हो रहा है, बॉन्ड विल ब्रेक। इसलिए ये जितने भी मटेरियल हैं 1, 2, 3, दे आर एक्चुअली एक्सप्लोसिव मटेरियल, दे एक्सप्लोड ऑन हीटिंग, दे आर नॉट स्टेबल। और अगर मुझे NBr3 और NI3 बनाना हो ना, तो मुझे अमोनिया, मतलब जैसे ही ये NBr3 यहां बनेगा या NI3 बनेगा, तो उनके साथ अमोनिया एडक्ट बनाती है। क्या आपने ये वर्ड सुनना पहले कभी केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में मेरे मुझसे एडक्ट? तो एक्चुअल में जब यहाँ पर NBr3 NI3, यानी कि अगर आपने यहां ब्रोमीन लिया होता, आयोडीन लिया होता, तो जो भी ये NBr3 NI3 है, मैंने पिछली क्लास में ये चीज पढ़ाई भी थी कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन में जा रहे हैं, इनका बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ ऐसी बात बताई थी मैंने। किसी को अगर याद हो, पिछली क्लास में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो यार, आप ऐसे मत बोलो, ऑर्गेनिक में आपने बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक पढ़ा है, तो मुझे बताओगे बेसिक स्ट्रेंथ का अगर टॉपिक पढ़ा है तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग। क्योंकि हैलोजन का कौन सा इफेक्ट देख रहे हो आप? माइनस आई। तो बेसिक स्ट्रेंथ में ये सबसे पीछे होगा, वो सबसे आगे होगा। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी आपके सामने अगर क्वेश्चन, अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट NBr3 या NI3 है, दे गेट स्टेबलाइज्ड इन फॉर्म ऑफ एडक्ट। इनके साथ अमोनिया लिगेंड की तरह बिहेव करती है, ये तभी स्टेबल है। अगर ये अमोनिया हटा दी, दे विल एक्सप्लोड। अगर मैंने इसे हीट किया, अमोनिया चली जाएगी, अमोनिया चली रहेगी, ये जैसे नेकेड फॉर्म में आएगा एक्सप्लोड कर जाएगा, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आकर रिएक्शन करता है। और जब तक इसके साथ अमोनिया बैठा है, ये एयर इसके साथ कुछ नहीं करेगी। हाँ जी बेटा पूछो। सर एडप्ट क्या होता है, एक बार आप बता सकते हैं? एक्चुअल में एडप्ट का मतलब ये, मान लो ये कोई कंपाउंड है A, इसके साथ B या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा, या फिर B और A की वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब तक B A के साथ बैठा है, A स्टेबल है। जैसे B हटा, A रिएक्शन कर देगा किसी ना किसी के साथ, वो अकेला नहीं रह सकता। इसलिए यहां पर जो NBr3 जो NI3 है, क्योंकि दे आर वेरी अनस्टेबल, उनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बहुत कम है। उनकी स्टेबिलिटी तब तक है जब तक वो अमोनिया के टच में है, क्योंकि अमोनिया उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के किसी ना किसी तरीके से उनको स्टेबलाइज करके रखता है।
और वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? अमोनिया का लोन पेयर ब्रोमीन के डी ऑर्बिटल, अमोनिया का लोन पेयर आयोडीन के डी ऑर्बिटल। बट जैसे ही ये अमोनिया हट जाएगी, ये नेकेड हो जाएगा, तो वहां पर ये काम मतलब वहां पर जरूरत मतलब वहां पर ये कंपाउंड बहुत अनस्टेबल रहेगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर यहां पर NCl3 होता तब आप क्यों नहीं ऐसा कह रहे? NBr3 Ni3 को स्टेबल होने के लिए अमोनिया की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप NCl3 ले रहे हो तो यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल के साथ 2p3d करके बैठा हुआ है। ब्रोमीन अगर होता तो 2p4d, यू नो दैट क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग, 2p4d पुअर। और वैसे भी बड़े बड़े बॉन्ड से बॉन्ड एनर्जी घटेगी। यहाँ तो NCl3 का कुछ हद तक थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी इस बैक बॉन्डिंग से है, इसलिए इसको एग्जिस्टेंस के लिए अमोनिया की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं जितनी इनको है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे पीछे है। इसलिए यहां पर अमोनिया, बिकॉज अमोनिया इज ए लुईस बेस, तो वो अपना लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार है, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसलिए NBr3 Ni3 के बारे में हमेशा ऐसे आपको नोट्स में लिखा मिलेगा, NBr3 एंड Ni3 they are explosive but exist as stable ammoniate। ये लाइन हमेशा ध्यान में रखना। What do you mean by ammoniate? मतलब अमोनिया के साथ एक एडिशन प्रोडक्ट, एक एडिशन कंपाउंड NCl3 और अमोनिया का, NBr3 और अमोनिया का, सॉरी NBr3 और Ni3 के साथ। NCl3 में तो थोड़ी बहुत 2p3d बॉन्डिंग है, जिसके लिए इसको जरूरत नहीं कि अमोनिया आके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, बट इनमें तो बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी बहुत खराब है। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर। मैं बस 5 मिनट्स और लूंगा, फिर हम अभी आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। बस एक छोटी सी रिएक्शन और बतानी है। लेकिन अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आया, नाइट्रोजन का ट्राइहेलाइड कब बनाना है और रिडॉक्स रिएक्शन कब करनी थी अमोनिया और Cl2 की, कंडीशन क्या पता लगी आज? एक्सेस के अंदर ट्राइहेलाइड और कम के अंदर वो बना रहे हैं। उसके हिसाब से एग्जैक्टली। अब आपके पास यहां पर एक रिएक्शन है, लैब टेस्ट ऑफ अमोनिया। लैब टेस्ट ऑफ अमोनिया, इसको अभी आप रिएक्शन की फॉर्म में नहीं लर्न करोगे, मैं इसको थोड़ा सा अभी इजी वे में बता रहा हूं, बट इसका एक्चुअल वर्जन आपको तब सिखाऊंगा जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैटायनिक पार्ट में पढ़ोगे। आपको फिलहाल के लिए ये याद रखना है, अगर अमोनिया का कोई भी सॉल्ट हो जिसमें अमोनियम केटायन है, अमोनियम सॉल्ट, अगर मैंने इसको बेस की प्रेजेंस में डाला इन नेस्लर रिएजेंट, पर ये है बहुत इंपॉर्टेंट, लिटरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर जेईई एडवांस। अगर अमोनिया का कोई भी सॉल्ट है, अगर मैंने उसको बेस में डाला, तो ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस KOH लेना, स्ट्रॉन्ग बेस लेना NaOH KOH। तो मुझे पहले ये बताओ OH माइनस अमोनिया में से क्या करेगा? अमोनिया में से H+ निकाल लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? NH4 अमोनिया। तो एक्चुअल में ये अमोनिया का लैब टेस्ट है। अमोनिया नेस्लर रिएजेंट इज K2HgI4। ये इसके साथ मिलके ब्राउन कलर के पीपीटी देता है। दिस इज द प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, और ये हो ही नहीं सकता कभी एडवांस में ना पूछा जाए। ये जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है जिस मटेरियल के बनते हैं, उसका मैं फिलहाल फॉर्मूला बता रहा हूं, NH2 HgO HgI। दिस इज कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं।
अगर आपको कोई पूछा जाएगा ना तो ये पूछा जाएगा अमोनिया डिसॉल्व किस सॉल्वेंट में होती है, नेस्लर रिएजेंट के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या आता है, ब्राउन कलर। ये याद रखना, कोई नहीं आपसे पूछने वाला इस ब्राउन प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मूला, क्योंक't आपको हमेशा इनसिक्योरिटी होती है। जो टफ है, जो मुझे आंखों को दिखने में डरावनी लगे, वही एग्जाम में आएगी, कभी भी नहीं। नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने कभी पहले भी क्लास में डिस्कशन किया, जब कभी आयोडाइड का लैब टेस्ट कराया था तब बनवाया था। आयोडाइड के प्रेसिपिटेट HgI2 में एक्सेस डालने पर डिसॉल्व करते थे, क्योंकि HgI2 I- के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा था। सो ये नेस्लर रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेस्लर रिएजेंट, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। अमोनिया नेस्लर रिएजेंट के साथ मिलके क्या करती है, पीपीटी जनरेट करती है। उसका नाम क्या है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। फिलहाल ये ऐसे ही मेमोराइज रखना, बट इसका रीजन वगैरह सब आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के टाइनिंग पार्ट में मिलेगा। अब मैं चल रहा हूं लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन पर। मुझे फॉस्फीन के बारे में बस 2 या 3 चीजें बतानी है, उतनी ही करनी है। शीट में ज्यादा दिया हुआ है, हमें उतना नहीं करना। पहले तो जल्दी से मुझे ये बता सकते हो, अगर मैंने ये रिएक्शन करवा दी कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन लिख के बताओगे क्या बनेगा। कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन। तो ये फॉस्फीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। लेकिन अगर मैंने कभी आपके सामने लिखा फॉस्फोरस को बेस की प्रेजेंस में, कभी पढ़ाया था फॉस्फोरस मीडियम अगर बेसिक हो तो ये हाइपोफॉस्फाइट आयन बनाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पिछली बार किसी बच्चे ने कहा था कि सर ये आपने ये +1 स्टेट में क्यों बनाया, मैंने कहा था अभी नहीं, मैं रीजन दे रहा, आने वाले टाइम में दूंगा। तो वो आने वाला टाइम अब आ चुकी। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, चेक करके बताओ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 है और यहां कितनी है, चेक करके बताओ। यहां फॉस्फोरस किस स्टेट में और यहां किस स्टेट में, +3 -3। बिल्कुल गलत, फेल। +1 -3। अब ध्यान से देखना ये रिएक्शन कैसे हो रही है। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर NaOH में OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, और फॉस्फोरस के वेकेंट d ऑर्बिटल्स। तो OH माइनस यहां न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो फॉस्फोरस पे जब कौन सा चार्ज आ रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल बन के आ रहा है नेगेटिव, तो वो एक्वस सोल्यूशन में से कौन सी चीज उठा लेगा, एक्वस सोल्यूशन में से H+, क्योंकि सोडियम तो हमेशा सोल्यूशन में डिसॉल्व्ड फॉर्म में, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा Na+। तो सोडियम के साथ फॉस्फोरस का बॉन्डिंग नहीं होगी, इट इज H+। वाटर में से H आ रहा है इसके पास, इट इज सिंपली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। फॉस्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं बेसिकली। तो मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करके बताओ यहाँ पर फॉस्फोरस पे क्या लगाऊं। फॉस्फोरस पे जब नेगेटिव आ रहा है तो इस पे कौन सा आयन दिलवा दूं वाटर में से, सोडियम H+। मैं सोडियम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि सोडियम जो आयन है ना, वो अगर कोई आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो वो तो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहने वाला है। तो इसलिए फॉस्फोरस के साथ यहां पर जब आप H+ दिलवाओगे जैसे OH, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, OH H। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, फॉस्फोरस पे d ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग हुई पड़ी है। तो यहाँ फॉस्फोरस पे कौन सा करेक्टर आ चुका है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जब ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग देगा, नेगेटिव।
तो अब जब अगली बार इस बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, लेट्स से मैंने ये बॉन्ड ब्रेक करवाया, तो मुझे बताओगे फास्फोरस वाटर से क्या उठाएगा? H। क्योंकि जब ये बैक बॉन्डिंग हुई पड़ी है तो फास्फोरस में नेगेटिव कैरेक्टर आ चुका है, और फास्फोरस पे नेगेटिव कैरेक्टर आने के बाद अब जब आप अगली बार इसे वाटर से रिएक्शन कराओगे तो वाटर का या OH माइनस जो है अब वो इस पे अटैक करेगा, ना कि इस पे, और अब ये डिसोसिएट करेगा। क्या बन के, चेक करके बताओ क्या बनेगा? फास्फोरस पे क्या आ जाएगा? अब यहां पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH माइनस ने आके फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, फास्फोरस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। वो वाटर से क्या उठाएगा? H+। H+। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अब ये कुछ ऐसा बन रहा है। ऐसा कुछ। मैंने ये बॉन्ड नहीं तोड़ा अभी तक, ये वैसे का वैसे ही है। अब अगली काम फिर से करो, जब इस पे OH आ गया, इस पे OH आ गया, अब मान लो मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है, पीरियड बनता है। और जब यहां पर OH माइनस के साथ रिएक्शन होती है, फास्फोरस पे 2 OH आ जाते हैं, OH माइनस, एक इस पे एक इस पे, फिर बैक बॉन्डिंग के थ्रू टॉटोमेरिज्म करता हुआ ये इस फॉर्म में आता है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस मैकेनिज्म, ट्रस्ट मी। लेकिन जो चीज आपको कभी नहीं भूलनी, फास्फोरस का बेसिक मीडियम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कभी भूलनी। जेई एडवांस के लिए दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसका जो लास्ट है, एक्चुअली अभी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है, मैं ओवर टाइम कर चुका हूं, तो मैं शाम वाली क्लास में इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में ये न रहे सर ने हमें मैकेनिज्म नहीं बताया। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको बाल की खाल पकड़ने की जरूरत होती है, उनके लिए मैं इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म बताऊंगा क्लास में शाम को। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब एक लास्ट रिएक्शन जिसमें मैं क्लास वाइंड अप करूंगा। आपको पूछा जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन। दिस इज फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में। अमोनिया और फॉस्फीन में डिफरेंशिएट करना हो तो किस बेसिस पे करें? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिसका रीजन मैं ड्रैगोस रूल के बेसिस पे कुछ दिन पहले बता चुका हूं। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, फॉस्फीन इज ए वीकर बेस। जिसका रीजन मैंने ये कह के बताया कि फॉस्फीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, यहां का लोन पेयर प्योर 3s ऑर्बिटल में होता है, लेकिन अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में होता है। तो ये लोन पेयर इजिली H+ के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये बना पाएगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फीन इज ए वेरी वेरी वीक बेस। ये तभी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जब वो एसिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो। इसलिए फॉस्फीन HI के साथ, विच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी के साथ एसिड बेस रिएक्शन देगा। अमोनिया तो किसी वीक एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन pH3 को अगर रिएक्ट करना है तो वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगी। तो यहां पर HI स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करते हो, ये H+ लूज करेगा, ये H+ गेन करेगा। बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फॉस्फीन जब H+ गेन करेगी तो क्या बनाएगी? एनीवन? H4+। pH4+।
और I माइनस, फॉस्फोनियम आयोडाइड। और अगर मैंने इसमें बेस डाल दिया, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, अब ये बेस इसमें से क्या निकालेगा? H+। H+, तो ये वापस फॉस्फीन बन जाएगी, ये वापस से फॉस्फीन बन जाएगी। OH माइनस H+ के साथ वाटर निकाल लेगा, KI फिर बाहर। This base will gain H+. Phosphine is a very weak base, much weaker base than ammonia. It can react only with very strong acids. इसलिए मैंने कभी इसकी रिएक्शन HNO3, H2SO4, HCl के साथ कभी नहीं देखी। उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HI, उसके साथ देखिए। HClO4 ले सकते हो, वेरी स्ट्रॉन्ग। पर HClO4 इसलिए नहीं लेना क्योंकि क्लोरीन अपना ऑक्सीडेशन नंबर 7 में रखना नहीं चाहता, वो इसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन करना चाहेगा। अगर मुझे इसकी एसिड बेस रिएक्शन लेनी है तो मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो और मेरा एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो। और यहाँ पर आयोडीन -1 स्टेट में है, हैलोजन अपनी लोएस्ट स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले भी नहीं कर सकता। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह हम अवॉइड कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाता है फॉस्फीन का कंबस्शन। कंबस्शन रिएक्शन में अगर यहाँ मीथेन होता, सोच के बताओ, मीथेन का कंबस्शन होता तो आप क्या बनाते प्रोडक्ट में? CO2 and मतलब आप यही कह रहे हो ना, मीथेन अगर लेते तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो जब आप कंबस्शन कराते हो तो कार्बन का भी ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा, यही ना? yes sir। तो फिर आप बताओ सेम तरीके यहां से फॉस्फोरस का भी ऑक्साइड बनाओ, हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनाओ, बट कंबस्शन मतलब एक्सेस एयर। और फॉस्फोरस की स्टेबल स्टेट कौन सी है? फॉस्फोरस +5। तो फॉस्फोरस का ऑक्साइड बताओ क्या बनाओगे? 2O5 या P4O10 प्लस वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन अगर आपने फॉस्फीन के सामने रखी, फॉस्फोरस -3 स्टेट में है, ऑक्सीजन 0 स्टेट में है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंबस्शन रिएक्शन। तो P2O5 के जब वेपर्स निकलते हैं ना, P2O5 जब जलता है तो ये ना ऐसे रिंग बना के व्हाइट कलर का क्लाउड बनते हैं, ऐसे इस टाइप के रिंग। मतलब जब ये फॉस्फीन ऑक्सीजन से कैच करती है तो ये जब बर्न करती है ना, तो P2O5 जब धुएं की फॉर्म में निकलता है तो ये ऐसे रिंग्स की फॉर्म में निकलता है। इसको बोलते हैं वोर्टेक्स रिंग। कई बार आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, और ये जेईई मेंस के लिए वाकई में पूछना चाहिए बच्चों से, कि वोर्टेक्स रिंग कौन बनाता है? P2O5 बनाता है। P2O5 कैसे बना? फॉस्फीन को जलाने से, फॉस्फीन के कंबस्शन से बना। इसलिए फॉस्फीन का कंबस्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब फॉस्फीन जलती है तो इट प्रोड्यूसेस गार्लिक लाइक स्मेल। इसकी अपनी स्मेल गार्लिक जैसी है, या फिर इसमें रॉटन फिश, जली हुई, जैसे फिश मार्केट में चले जाओ सांस नहीं ली जाती, तो इसकी रॉटन फिश स्मेल होती है। और जब ये जलता है P2O5 की फॉर्म में, इट प्रोड्यूसेस गार्लिक ऑर्डर टाइप। अब उसके बाद द वेरी लास्ट रिएक्शन आपको पूछा जाता है, अगर अमोनिया और फॉस्फीन ले लिया मैंने, इन दोनों के सामने कॉपर सल्फेट रख दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि अगर कॉपर +2 स्टेट में आएगा, अमोनिया बिहेव्स लाइक डैश विद कॉपर 2+। लिगेंड। फॉस्फीन कभी लिगेंड नहीं बन सकता। फॉस्फीन तब तक लिगेंड नहीं बनेगा जब तक फॉस्फीन के साथ कोई ऐसी मेटल ना बैठ जाए जिसका d ऑर्बिटल वेकेंट हो, या जिसका d ऑर्बिटल कुछ ऐसा हो जो फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर ले। फॉस्फीन कॉपर के साथ कभी भी लिगेंड का काम नहीं रोल प्ले करेगी, अमोनिया कॉपर के साथ लिगेंड का रोल प्ले करेगी। ये डिफरेंस है उनका, क्योंकि अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन फॉस्फीन।
ये इस चीज का प्रूफ है। अगर कोई कह दे ना कि ये तो आपने थ्योरेटिकली बता दिया, कोई प्रूफ करके दिखाओ लैब में। तो कॉपर 2+ के साथ अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है, अमोनिया एक्ट एज ए लिगेंड। अभी मैंने इसका नाम भी बताया था, ब्लू कलर का, स्विट्जर रिएजेंट। ammonia act as a ligand because ammonia is a strong Lewis base। लेकिन अगर यही फॉस्फेन है, अगर यही यहां पे फॉस्फेन होता तो फॉस्फेन इज नॉट अ लिगेंड, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देगा, H2SO4 बना देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। और साथ में चेक करो किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यहाँ पे क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3। तो प्रोडक्ट बनाओ किस चीज के, क्या बनेगा, CU3P2, क्यूप्रिक फॉस्फाइड के ब्लैक ब्राउन प्रेसिपिटेट्स और सल्फ्यूरिक एसिड। ये लिगेंड की तरह काम नहीं करता, इसलिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाई फॉस्फेन produces precipitate with copper sulfate but ammonia does not produce any precipitate। तो आप बोलोगे कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया इज ए बेटर लुईस बेस देन फॉस्फेन, इसलिए कॉपर 2+ के साथ ये लिगेंड बना रहा है, पर ये कॉपर 2+ के साथ कोई कॉम्प्लेक्सेशन नहीं कर रहा है, ये सिंपल प्रेसिपिटेट बना रहा है। सेम चीज अगर यहाँ सिल्वर होता, सिल्वर नाइट्रेट, अगर मैंने यही रिएक्शन ऐसे पूछी होती ना, सिल्वर नाइट्रेट, तो यहां पर HNO3 बन जाता और सिल्वर फॉस्फाइड बन जाता। मतलब फॉस्फोरस प्रेसिपिटेशन, मतलब फॉस्फेन प्रेसिपिटेशन करेगी। यही अमोनिया अगर होता सिल्वर के साथ, आपने कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ा है अमोनिया का सिल्वर के साथ, AgNH3 ट्वाइस सिल्वर, AgNH3 ट्वाइस Cl, डाइअमीन आर्जेंटेट क्लोराइड, डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड, सॉरी डाइअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। लेकिन फॉस्फेन के साथ सिल्वर नाइट्रेट हो तो ये प्रेसिपिटेशन करवाना प्रेफर करता है। तो आई थिंक आज के लिए ये काफी है, यहीं पे हम खत्म करते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा, वेट। सिल्वर फॉस्फाइड में हमें मालूम है कि सिल्वर +1 स्टेट में, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई। तो ये जो सिल्वर फॉस्फाइड है ना, ये फर्दर डीकंपोज करके सिल्वर को रिड्यूस कर देगा। और मुझे ये बताओ, जब सिल्वर की रिडक्शन हो रही है तो फॉस्फोरस की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। फॉस्फोरस को कौन सी स्टेट ज्यादा पसंद है, +5 स्टेट में फॉस्फोरस किस फॉर्म में रहेगा, फॉस्फेट। मीडियम क्या रखा हुआ है, हाँ बता रहा हूँ ना, मीडियम कौन सा रखा हुआ है, एसिडिक, जिसको H3PO4। अगर मान लो जैसे अभी इसने कहा ना, पुलक ने कहा कि P2O5 भी तो बन सकता, बनाओ ना। P2O5 अगर हो भी रहा है तो ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है, तो P2O5 वाटर से रिएक्ट करके वापस से H3PO4 बना लेंगे। कहने का ये मतलब है कि फॉस्फेन रिड्यूसिंग एजेंट का रोल भी प्ले कर सकता है, फॉस्फेन रिड्यूसिंग एजेंट का रोल भी प्ले कर सकता है। अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकती है, नो डाउट, बट फॉस्फेन तभी रिड्यूसिंग एजेंट प्ले करेगा जब मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल इज हाईली पॉजिटिव। पर अगर आपको किसी ने कह दिया सिल्वर फॉस्फाइड, तो वो गलत नहीं है, वो पार्शियली करेक्ट है, बेसिकली वो बनता बीच में। बट जब हम ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी चलती है साथ में, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन, सिल्वर की रिडक्शन, वो भी इसलिए क्योंकि सिल्वर प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल इज मच मोर पॉजिटिव। सो हमें पता होना चाहिए कि जो अमोनिया फॉस्फेन से कैसे डिफरेंट है। नंबर 1, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है, फॉस्फेन वीक बेस है, इसलिए अगर ये रिएक्ट करेगा तो किसी ऐसे एसिड के साथ
जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ना हो और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसीलिए HI लिया जा रहा है जिसमें हेलोजन अपनी लोएस्ट स्टेट में। नाइट्रिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, हु कैन परफॉर्म द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे विल परफॉर्म रिडॉक्स। वो फास्फोरस का जब ऑक्सीडेशन होगा H3PO4 में ले आएंगे उसे। HCl जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है, हो जाती है बट बहुत टफ। इसलिए ये इतना वीक बेस है कि हमें एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट के साथ अमोनिया लिगेंड का रोल प्ले करेगा, पर फास्फोरस फॉस्फीन में ये लिगेंड का रोल प्ले नहीं करेगा, सिंपल प्रेसिपिटेशन करवाएगा। सेम चीज सिल्वर के साथ, पहले प्रेसिपिटेशन और फिर साथ के साथ जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हो, हल्का सा भी हीट कर दोगे, वापस से सिल्वर मिल जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, फॉस्फीन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। फिर फॉस्फीन के कंबस्शन से P2O5 बनता है, जो P2O5 जब बाहर निकलेगा रिएक्शन मिक्सचर से, ये रिंग्स की फॉर्म में धुएं में ही इसका रिंग्स बनते हैं, जिसको वोर्टेक्स रिंग कहते हैं। तो यहां तक हमारा ऑलमोस्ट काफी हद तक नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो चुका है। मुझे ऑलमोस्ट इसके बाद 3 से 4 रिएक्शन चाहिए, 3 से 4 लेक्चर चाहिए, हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। अब मुझे बेसिकली आपको 3 चीजें पढ़ानी है। अगर मैं समरी दे दूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फास्फोरस के ऑक्साइड्स 1 लेक्चर, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड की रिएक्शन 2 लेक्चर, फास्फोरस के ऑक्साइड्स और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स 3 लेक्चर। मुझे ये बेसिकली 3 लेक्चर में मैंने आपका चैप्टर खत्म करवा दिया। तो मैं यहां पर क्लास वाइंड अप कर रहा हूं विद द होप कि सब समझ में आया होगा। बट मैं अगेन बोल रहा हूं, आपको ये सारी चीजें लिखनी नहीं, मैं सब शीट से फॉलो कर रहा हूं। नथिंग न्यू फ्रॉम माय साइड। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर शाम की क्लास में। फ्रॉम माय साइड क्लास इज ओवर एंड फॉर दोज हु हैव एनी डाउट दे कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। रेस्ट ऑफ द पीपल कैन लीव द मीटिंग। हाँ जी बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट थी कि आज आपकी क्लास सेकंड स्लॉट में, पर उस समय आईपी की फिजिक्स की क्लास होगी। क्लैश कर रही है क्या आज? ये सर आज क्लैश कर रहे हैं, थर्ड आज स्लॉट में वाली लीजिए, वो क्लास खाली कर रही है। वैसे तो कभी करती नहीं। सर आप थर्ड हाँ सर, स्लॉट में मैंने ले बात लियो। की एडमिन से। तो आप क्या कहना चाह आप रहे थर्ड हो? स्लॉट में ले लेंगे तो मेरा आप थर्ड थर्ड स्लॉट में मेरा ले थर्ड लेंगे। स्लॉट अवेलेबल नहीं है। मेरी थर्ड स्लॉट में क्लास है JA00811 की। मेरे तीनों आप स्लॉट उनकी सेकंड स्लॉट में ले लीजिए। उनका ऑलरेडी स्लॉट है फिजिक्स का। उनकी भी तीनों क्लास है, सर मेरी भी थोड़ा तीनों सा क्लास कुछ, है। आज का तो नहीं हो पाएगा फिर एडजस्टमेंट। फिर आज का रिकॉर्ड कर लो। तो सर फिर आज हमारी मिस हो जाएगी। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग तो हाँ, बच्चे वैसे भी कर रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग 4-5 दिन में आती है सर। नहीं, जो बच्चे साथ के साथ सेम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, मैंने देखा है आईपी के ग्रुप में बहुत सारे बच्चे डाल देते हैं, ये रहा सर का लेक्चर। जैसे आप ग्रुप में मैसेज पोस्ट करते हो, आज किसी ने सर का लेक्चर रिकॉर्ड किया हो, तो बच्चे डाल देते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा, जो लोग भी आज क्लास अटेंड कर रहे हैं JPA 528 वाले, वो लोग सबके सब, अगर किसी का पॉसिबल है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेना, ताकि आईपी वालों के लिए वो हेल्प हो जाए। हमें उनकी हेल्प करनी इस टाइम पे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। बाकी सब Yes, sir. लोग में से जो भी आज शाम की क्लास अटेंड करेंगे, वो कोई ना कोई लेक्चर जरूर रिकॉर्ड कर लेना। ओके सर, ठीक है थैंक यू बच्चों। सर। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चों। सर एक सेकेंड। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, पूछो। सर वो PA1 to PA4 का मैंने कंफर्म किया, उनका है ना सर ऐसे पढ़ा है कि अलग अलग एलिमेंट का पढ़ा है, तो उनका नाइट्रोजन का खत्म हो गया है, अब फास्फोरस से चालू किया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो कोई नहीं, मतलब हम ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ, मतलब उनके बहुत दूर नहीं है। मुझे इतना पता, मुझे बस 3 लेक्चर चाहिए, 3 लेक्चर में मेरा खत्म हो जाएगा। अगर जैसे मैंने आज की क्लास ले ली, कल मॉर्निंग वाली क्लास ले ली, फिर तो मैं बहुत ही आराम से करवा सकता हूँ। मतलब भाग भाग के कुछ नहीं होगा फिर। बस मुझे सर अगर इस चीज का P2O5 मुझे इस चीज का डर है कि आप शीट पढ़ रहे हो या नहीं। अगर आप शीट नहीं पढ़ रहे हो, फिर मेरी सारी मेहनत वेस्ट है। हाँ जी, P2O5 क्या? सर P2O5 जब डाइमराइज करेगा तो भी उसका वोर्टेक्स रिंग आएगा ना? देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप इसे कंबस्शन करते हो ना, तो हीट बहुत बनती है, तो P4O10 वाला रिंग टूट जाता है, वो P2O5 में ही आ जाता है। बिकॉज कंबस्शन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो जो हीट रिलीज हो रही है वो P2O5 को डाइमर नहीं बनने देती,
और P2 जब Okay, तक sir. बैठा वो हमेशा वेपर के फॉर्म में रहेगा, वोर्टेक्स रिंग बनाता हुआ। ठीक है? Okay, sir. हम्म, Yes, sir. Thank you, sir. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।